नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता। आज हम बात करेंगे मलद्वार से संबंधित एक बीमारी का जिसका नाम है प्रोक्टाइटिस। प्रोक्टाइटिस क्या होती है? आमतौर पे ये देखा गया है, मैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखता हूँ कि मैक्सिमम केस में जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो समस्या चाहे जो भी हो वो पाइल्स ही बताता है। एक तो जानकारी का अभाव है, दूसरी बात यह है कि ये टर्म इतना प्रचलित है कि सभी को लगता है कि पाइल्स ही हुआ है। तो कह सकते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत यूजफुल होने वाली है। प्रोक्टाइटिस, जैसा कि नाम में दिया है प्रोक्टाइटिस, तो इसमें होता क्या है कि ओपनिंग जो आपकी एनल ओपनिंग है, जैसे ये जो हमने डायग्राम बनाया है ये लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम है। लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक, ये असेंडिंग कॉलन है, ये ट्रांसवर्स कॉलन है, ये डिसेंडिंग कॉलन है, सिग्मोइड कॉलन, यहाँ पे ये रेक्टम है और ये एनल ओपनिंग है, ये एनल कैनाल है। ये देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जब किसी को प्रोक्टाइटिस होती है तो रेक्टम वाले हिस्से में यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। प्रोक मतलब रेक्टम, आइटिस का मतलब स्वेलिंग होना। तो ये यहाँ पे क्या हो जाती है? स्वेलिंग हो जाती है। ये तो स्वेलिंग हो जाती है, इसी को क्या कहते हैं? प्रोक्टाइटिस। अब स्वेलिंग हो गई है तो इसके कुछ कारण होंगे, क्यों हुई? तो इसके जो कारण होते हैं तो ये मैंने कुछ कारण लिख रखे हैं। जैसे ऐसे पेशेंट जिनमें कोई रेडिएशन थेरेपी चल रही होती है उसमें प्रोक्टाइटिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो हैं, जैसे गोनोरिया है, सिफिलिस है, इनमें भी प्रोक्टाइटिस देखी जाती है। जो पेशेंट ऐसे होते हैं उनमें कह सकते हैं कि प्रोक्टाइटिस होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। ठीक। एलर्जिक कंडीशंस, कुछ लोगों को कुछ दवाओं से एलर्जी होती है। अगर वो दवाएं एलर्जिक कंडीशंस या कह सकते हैं एलर्जी कॉज करती हैं यहाँ पर रेक्टम वाले हिस्से में, तो यहाँ पर स्वेलिंग हो सकती है, प्रोक्टाइटिस हो सकती है। ठीक, क्योंकि एलर्जी अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजों से होती है। तो एलर्जिक कंडीशंस मैंने इसीलिए लिखा है कि वो एलर्जी किसी भी चीज की हो सकती है, किसी मेडिसिन की हो सकती है या किसी खाने पीने वाली चीज की हो सकती है, जो कंपोनेंट हमको आइडिया नहीं है तो उनसे हो सकती है, या फिर कोई रेक्टम वाले हिस्से में किसी चीज का इन्फेक्शन हो जाए। इन्फेक्शन आपका वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, तब भी प्रोक्टाइटिस हो सकती है। ठीक। ट्रॉमा, चोट लग जाए, एनल इंटरकोर्स कोई व्यक्ति करता है तो उस कंडीशन में भी चोट लग सकती है, प्रोक्टाइटिस हो सकती है, या फिर किसी अदर चीज से चोट लग जाए तब भी प्रोक्टाइटिस हो सकती है। ठीक। आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, इसकी दो कंडीशंस हो सकती हैं, क्रोन्स डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसमें देखा जाता है कि कॉलन के हिस्से में घाव डेवलप हो जाते हैं, तो इस वजह से भी देखा जाता है कि प्रोक्टाइटिस हो सकती है। ओके, तो ये तो कुछ कारण हैं जिन कारणों से प्रोक्टाइटिस हो सकती है। अब इसके अलावा भी कारण हो सकते हैं, और भी कई कारण हो सकते हैं। अब मेन बात आती है कि सिम्टम क्या है, जांच कौन सी करानी चाहिए, या ट्रीटमेंट कैसे, इसको मैनेज कैसे करें। तो सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर रेक्टम वाले हिस्से में किसी को प्रोक्टाइटिस हो गई है, स्वेलिंग है, तो सीधी सी बात है डिस्कंफर्ट होगा, उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, बैठने में कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, क्योंकि लगातार ध्यान उधर ही रहता है, इसीलिए गट को सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। तो डिस्कंफर्ट तो होना ही होना है। ठीक। दूसरी बात, अनइजीनेस लगेगा उसको, मतलब जो कह सकते हैं जो नॉर्मल कंडीशंस हैं वैसा फील नहीं होगा, क्योंकि हर बार दिमाग जो है, ध्यान जो है वो इधर ही जाएगा जहां पर समस्या हुई है। तीसरी बात, ब्लीडिंग विद म्यूकस। ऐसा देखा जाता है कि जिन लोगों को प्रोक्टाइटिस की कंडीशन होती है, एक बात फिर आप समझ लीजिए, जिसको फिशर होगा उसको ब्लीडिंग के साथ बहुत पेन होता है। ओके, इचिंग भी होती है, ये कंडीशन होती है, लेकिन म्यूकस नहीं आता। यही हाल पाइल्स में विदाउट पेन ब्लीडिंग तो होती है लेकिन म्यूकस नहीं आता। जब किसी को प्रोक्टाइटिस होती है तो उसको ब्लीडिंग के साथ म्यूकस भी आता है, आंव जैसा आता है कह सकते हैं। तो ब्लीडिंग तो होगी, उसके साथ कुछ कुछ म्यूकस भी आएगा, समझ रहे हैं। उसके बाद हैवीनेस फील होगी, क्योंकि यहां पर स्वेलिंग है तो ऐसा लगेगा कुछ भारीपन है, कुछ ऐसा है जो भारीपन है यहां पर। ठीक। पेन लेफ्ट साइड और होल एब्डोमेन, मलत्याग से पहले ही दर्द स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉलन में भी कहीं पर घाव हो सकता है। अगर क्रॉन्स डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस उसका रीजन हुआ तो कई बार ये पूरे हिस्से में
कई बार लेफ्ट हिस्से में, ज्यादातर देखा जाता है लेफ्ट हिस्से में। तो जब कभी भी मलत्याग से 10-5 मिनट पहले या कह सकते हैं आधे घंटे पहले लेफ्ट वाले हिस्से में दर्द होता है, जिनको ये पूरा कॉलन इफेक्टिव होता है, जो कि देखा जाता है मोस्टली क्रोन्स डिजीज में, तो कई बार पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक इन्फेक्टेड हो जाता है। तो उस कंडीशन में अगर पूरी बड़ियात में इन्फेक्शन हो गया है तो पूरे पेट में मरोड़ जैसा दर्द होता रहता है, वो भी प्रोक्टाइटिस के सिम्टम में है। उसके बाद कह सकते हैं कि 10 to 15 टाइम्स डेफिकेशन। देखो, अगर कोई व्यक्ति दिन में 3 बार, 2 बार, 4 बार, ऐसे 2-3-4 बार तक जाता है डेफिकेशन के लिए, मलत्याग के लिए, तो इसको नॉर्मल माना जाता है। ये बीमारी की कंडीशन में हम लोग इसे कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन जिसको प्रोक्टाइटिस होगी वो 10 से 15 टाइम्स तक भी जाएगा, कई बार इससे भी ज्यादा होता है। कह सकते हैं उसकी जो सोशल लाइफ है वो किल हो जाती है, कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है, किसी काम में फोकस ही नहीं कर पाएगा। 10 से 15 टाइम का मतलब आप समझ रहे हैं। ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है क्योंकि यहाँ पे स्वेलिंग है, यहाँ पे कई बार घाव भी डेवलप होता है। तो स्वेलिंग है, घाव है, जब भी मल ऊपर से यहां पर पहुंचता है, जब भी मल का कोई टुकड़ा यहां पर पहुंचता है तो काफी ज्यादा इरिटेशन होती है रेक्टम में। तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत अर्ज होती है, कह सकते हैं लगता है कि हमको मलत्याग के लिए जाना चाहिए, हमको डेफिकेशन के लिए जाना चाहिए। तो जितनी बार भी छोटा सा भी टुकड़ा यहां पर पहुंचता है तो वो इरिटेशन कॉज करता है और व्यक्ति को लगता है कि नहीं, मलत्याग के लिए जाना चाहिए। तो एक बार गया, फिर 10 मिनट बाद फिर कोई छोटा सा टुकड़ा पहुंचा यहाँ, फिर वही कंडीशन होगी। तो जितनी बार ये टुकड़ा मल का थोड़ा सा, वैसे तो जनरली होता क्या है कि हम दिन भर जो भी खाते पीते हैं, डाइजेशन के बाद जो भी मल बचता है वो रेक्टम में स्टोर हो जाता है। और कह सकते हैं कई लोग तो ऐसे होते हैं जो 24 आवर्स में सिर्फ एक ही बार जाते हैं। तो कहने का मतलब पूरे 23 आवर्स का जो स्टोरेज होता है वो यही रेक्टम में बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ऐसे व्यक्ति को थोड़ा भी स्टोर यहाँ पहुंचेगा, इरिटेशन कॉज होगी, लगेगा नहीं अब जाना चाहिए, फ्रेश होने के लिए जाना चाहिए। तो उसको लगातार कई बार 10 से 15 बार जाता है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि उसे लगता रहता है कि जाना चाहिए। वो कारण उसका यही है कि जैसे ही थोड़ा सा हिस्सा पहुंचता है इरिटेशन होती है, उसको अर्ज लगती है डेफिकेशन की, लगता है जाना चाहिए। तो उसका मेन कारण इरिटेशन है, जो यहाँ पे मल के पहुंचने की वजह से होगा, स्वेलिंग है। और क्या होता है, जब स्वेलिंग होती है तो ये हिस्सा जो होता है, स्वेलिंग की वजह से जो ये हिस्सा होता है ये थोड़ा सा सकरा हो जा सकता है, नैरा हो जाता है, ये पैसेज कम पड़ जाता है। और अगर कम पड़ जाएगा तो मल के निकलने में बहुत प्रॉब्लम होगी, तो कई बार बहुत ज्यादा पेन भी होता है मलत्याग के समय। लेकिन अगर ये कारण है अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिजीज या कुछ इन्फेक्शन हुआ है ऊपर के हिस्से में, तो मलत्याग के पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। एक और बात बताऊं, जो फिशर होता है, फिशर के केस में देखा जाता है कि फिशर के केस में जो ओपनिंग होती है यहां पर कट जो है वो 1-2 जगह मिलते हैं। लेकिन जब हम एग्जामाइन करते हैं तो हमको, जब किसी को प्रोक्टाइटिस होती है तो हम देखते हैं कि उसको कई जगहों पर मल्टीपल छोटे छोटे कट दिखाई देते हैं, मल्टीपल कट दिखाई देते हैं कई जगहों पर। यह भी एक बहुत कॉमन सिम्टम है जो प्रोक्टाइटिस के पेशेंट में देखने को मिलता है। तो ये कुछ कह सकते हैं ऐसे सिम्टम है जिससे पहचान सकते हैं कि ये प्रोक्टाइटिस है। ओके, अच्छा, फिर क्या होता है? पहली बात तो जब कभी ऐसी कोई समस्या हो तो हमको टालना नहीं चाहिए। मलत्याग से संबंधित जो बीमारियां हैं, एक ऐसी आम धारणा बन गई है कि ये जड़ी बूटी खा लेने से ठीक हो जाएगा, या ये खाने पीने में चेंज कर लें, या ये है। हाँ, सबका अपना अपना रोल है, लेकिन एक लिमिटेड कंडीशन में है। जैसे बाकी शरीर के बाकी अंगों की बीमारियां हैं, वैसे ये भी एक बीमारी है, मलद्वार से संबंधित भी बीमारी है। चाहे पाइल्स हो, चाहे फिशर हो, चाहे फिस्टुला हो, चाहे प्रोक्टाइटिस हो, चाहे आप कह सकते हैं पाइलोनाइडल साइनस हो, कोई भी समस्या है तो आपको एक अच्छे, जो कह सकते हैं प्रोक्टोलॉजिस्ट, जो इस मलद्वार से संबंधित बीमारियों का स्पेशलिस्ट है, उसके पास जाना चाहिए, प्रॉपर सलाह लेनी चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आसानी से ये बीमारियां ठीक हो जाती हैं, लेकिन समय पर ध्यान दें और प्रॉपर कह सकते हैं गाइडलाइन को फॉलो करें, जो डॉक्टर बताए, जो दवाएं दे। तो हम लोगों ने सिम्टम के बारे में जाना। अब जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एग्जामाइन करता है। क्या करता है? पहले तो देखते हैं मलद्वार की कंडीशन क्या है। स्वेलिंग के हिस्से में पहले ही पता चल जाता है कि, पहली बात तो मैंने बताया कि जब प्रोक्टाइटिस का जो पेशेंट होता है उसमें छोटे छोटे मल्टीपल कट दिखते हैं। दूसरी बात, स्वेलिंग की कंडीशन में जो मलद्वार का हिस्सा होता है उसमें स्वेलिंग भी दिख जाती है। तीसरी बात, जब किसी को म्यूकस के साथ ब्लड आ रहा होता है तो कह सकते हैं अंदर देख पाना बाहर से कई बार पॉसिबल नहीं होता है, तो फिर एक जांच कराते हैं जिसको बोलते हैं, अगर हमको लगता है कि नीचे के हिस्से में ही प्रॉब्लम है तो उसके लिए जांच आती है कोलोनोस्कोपी। मलद्वार के रास्ते से एक कैमरा जो होता है वो डाला जाता है, इसको खाली करके पूरे हिस्से को खाली किया जाता है,
वो उसके लिए अलग प्रोसीजर है। इसको पूरा खाली किया जाता है, मल पूरा कह सकते हैं इवैक्यूएट कर लिया जाता है अलग तरीके से, कुछ कह सकते हैं प्रोसीजर के थ्रू। वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, कह सकते हैं पढ़ने का पार्ट नहीं है फिलहाल। उसको करने के बाद यहाँ से कैमरा डाला जाता है और वो कैमरा पूरा वीडियो के सहित, कह सकते हैं वीडियो या फोटोज इसके साथ आ जाती हैं स्क्रीन पर। तो ये पता चल जाता है कि जो स्वेलिंग है या जो घाव है वो कहाँ पर है। कई बार नीचे के हिस्से में नहीं होता, ऊपर के हिस्से में होता है, तो उसको बोलते हैं कोलोनोस्कोपी। वही कैमरा ऊपर के हिस्से तक डाला जाता है, उसका पूरा वीडियो भी बनाया जाता है और फोटोज भी देखी जाती है कि घाव कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है, कितना सीवियर है, या पॉलिप है, क्या है, या कोई पर ट्यूमर तो नहीं डेवलप हो रहा। उन सारी कंडीशंस को भी देखा जाता है। जरूरत पड़ने पर कोई टुकड़ा लेकर के बायोप्सी जांच भी कराई जाती है। तो ये देखा जाता है। एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन ऐसे ही देख के किया जा सकता है, दूसरी बात कोलोनोस्कोपी हो गई, और तीसरी बात जरूरत सिग्मोइडोस्कोपी हो गई, और तीसरी जब ज्यादा जरूरत पड़ती है तो हम उसके लिए कोलोनोस्कोपी करवाते हैं, या फिर कह सकते हैं बायोप्सी की भी कई बार कह सकते हैं नौबत आ सकती है, अगर पॉलिप या ट्यूमर का कोई डाउट मन में आता है तो। फिर रही बात, आप इसको मैनेज कैसे करें, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट के लिए कारण जो भी होगा उस बेसिस पर ट्रीटमेंट लिया जाता है। जैसे अगर वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है तो उसकी प्रॉपर दवाएं चलती हैं। सूजन को कम करने के लिए कुछ दवाएं हैं, उनको कह सकते हैं इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, घर की अगर बात करें तो सबसे पहले यह है कि डाइट बहुत एडजस्ट की जाती है। डाइट एडजस्ट करने का मतलब खाने में सॉफ्ट फाइबर लिए जाते हैं ताकि मल पतला हो, आसानी से निकल जाए, यहाँ पर ठोकर या चोट ना मारे, तो जो सूजन है उस पर फर्दर चोट ना लगे, तो उस पर दवाएं ठीक से काम कर पाएंगी। दूसरी बात, सिड्स बाथ। सिड्स बाथ बहुत यूजफुल प्रोसेस है। सिड्स बाथ सिकाई हो जाती है इस हिस्से की, तो सिकाई की वजह से सूजन में भी कमी मिलती है, दर्द जलन अनइजीनेस में भी काफी हद तक आराम मिलता है। उसके बाद कह सकते हैं लाइफ स्टाइल में भी चेंज किया जाता है। कई सारी चीजें जैसे पनीर हो गया, नॉनवेज हो गया, अमरूद हो गया, इन सब चीजों को खाने के लिए मना करते हैं। ज्यादा तेल मसाले वाली चीजें खाने को मना करते हैं, तो उन चीजों को अवॉइड करें। खाने पीने में फ्रूट्स खूब खाएं, जूस खूब पिए, कह सकते हैं छाछ का इस्तेमाल करें, इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, इसके कह सकते हैं अंदर दवा लगाने का प्रोसेस कोई ऐसा नहीं है, तो सिरिंज आती है, उस सिरिंज में आगे कैथेटर का इस्तेमाल करते हुए, या कह सकते हैं रबर की पाइप होती है, उसके थ्रू जत्यादि ऑयल अंदर पुश कर सकते हैं। जत्यादि ऑयल इन्फेक्शन भी ठीक करता है और इसको लुब्रिकेट करता है, तो इसको ठीक करने में बहुत सहायक होता है। ठीक, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अपनाकर आप प्रोक्टाइटिस जैसी समस्या से बच सकते हैं। आप अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, या आप इस बीमारी से संबंधित कोई सलाह चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके क्वेश्चंस का भी जवाब मिलेगा और आपकी समस्या का भी समाधान होगा। थैंक यू।